भारतीय रेल की 1853 से 2024 में 35 किलोमीटर प्रति घंटे के सफर से आज 160 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्च गति, चाहे वो वंदे भारत, तेजस, LHB या राजधानी शताब्दी रेक हो या फ्रेट स्टॉक में BLC जैसे हाई स्पीड फ्रेट रेक हो जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर गति कर रहे हैं, उन सब में एक विश्वसनीय, निश्चित समय, निश्चित दूरी और एक सुरक्षित तरीके की ब्रेक प्रणाली का जो प्रयोग किया जा रहा है, वो किस प्रकार एक निश्चित दूरी पर विश्वसनीय ब्रेक प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो कौन सा अवयव है एयर ब्रेक में, ग्रेजुएट एप्लीकेशन और रिलीज में वो कौन सा अवयव है जो ब्रेक को एप्लीकेशन करता है। तो आइए उस विषय DV के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के विषय में इस क्लास में हम एक अध्ययन करें। अब आप भौतिक रूप से कोच के या वैगन के ऊपर हम प्रयोगात्मक रूप से आपको DV को और उसकी सब असेंबली की व्यवस्था को समझाने का प्रयास करेंगे। तो कोच, ICF और वैगन में हमेशा DV कॉमन पाइप ब्रैकेट, यदि आप इधर देखें ये कॉमन पाइप ब्रैकेट है और ये हमारे सेंटर का वर्किंग मॉडल है। अभी हम आपको कार्य करते हुए भी DV को दिखाएंगे। तो ये कोच बॉडी का अंडर फ्रेम है, इस पर कॉमन पाइप ब्रैकेट के माध्यम से, ये कॉमन पाइप ब्रैकेट कहाँ है, ये कोच बॉडी के या वैगन बॉडी के अंडर फ्रेम में माउंटेड है, काफी मजबूती से इस पे माउंटेड रहता है। इसके साथ अब आप इधर आ जाएं, DV कैसे इस पे हैंग है, कैसे इस पे एक सुरक्षित ढंग से है। इंटरमीडिएट पाइप, ये कॉमन पाइप ब्रैकेट, ये जो आप स्काई ब्लू, सैटर्न ब्लू जिसे बोलते हैं, ये जो सारी व्यवस्था ये कोच बॉडी, वैगन बॉडी पे कॉमन पाइप ब्रैकेट है। और ये इंटरमीडिएट पीस मैंने क्या बताया कि इंटरमीडिएट पीस में जो डायाफ्राम के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का DV, C3W, KEOD और P4AG जो कोचिंग के DV है, लकली हमारे पास ये वेस्टिंग हाउस का P4AG DV मिल गया है, अभी कम प्रयोग हो रहे हैं। तो इस इंटरमीडिएट पीस के माध्यम से, इस जो इंटरमीडिएट पीस में दिखा रहा हूँ, ये इसकी सब असेंबली है। कॉमन पाइप ब्रैकेट, इंटरमीडिएट पीस, इसके अंदर लगा है रबर डायाफ्राम और उसके बाद ये DV की बॉडी, पूरी बॉडी इसमें 4 बोल्ट के माध्यम से इस पर इंस्टॉल की जाती है। और इस सारे क्रम में जो वेस्टिंग हाउस में तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसमें CR जिसमें 5 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर का प्रेशर इसमें रहता है, इसमें इनबिल्ट होता है। कुछ जगह जो पहले वाली DV में आपने देखा उसमें बगल में CR रहता है, तो वो CR भी आपको बदलना नहीं। अब आप आइए, इस सब असेंबली के बाद इसके जो 3 मुख्य कनेक्शन है, सबसे पहला कनेक्शन यदि आप देखेंगे तो इसका BP की मेन लाइन से जो वो डर्ट कलेक्टर है, जो 28 mm या 25 mm और आउटर डाया 28 mm कोचिंग में और 32 mm और 35 mm आउट डाया फ्रेट में, यहाँ से डर्ट कलेक्टर से होता हुआ ये ब्रांच पाइप जो BP का 20 mm का, ये सीधा R चार्जर में पहला कनेक्शन आता है। R चार्जर मतलब DV के। तो इससे ही फिर इंटरनल पोर्ट के माध्यम से ये CR 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके इंटरनल पोर्ट जो बने हुए ये चार्ज होगा। और दूसरा कनेक्शन कोचिंग में अभी आप ट्विन पाइप में देखें तो दूसरा कनेक्शन है एयर टैंक। सिंगल पाइप में यही DV या ट्विन पाइप में कॉमन पाइप ब्रैकेट और DV का जो इंटरमीडिएट पीस के डायाफ्राम असेंबली के माध्यम से AR 5 kg से चार्ज होगा। और इधर आप देखें ट्विन पाइप में, देख रहे हैं ना आप, ये सफेद रंग की FP लाइन, ये एक डर्ट कलेक्टर है NRB इसलिए है कि जो 6 kg पर सेंटीमीटर का प्रेशर इसको मिल रहा है और ये कहाँ जा रहा है, ये इसके एयर टैंक में
जा रहा है। तो इस तरह आपने क्या समझा कि ये टैंक दो प्रेशर के माध्यम से, पहले तो जो डीवी से आ रहा था 5 केजी जो मैंने वो दिखाया सफेद, और इधर एफपी से 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर विद एनआरबी से चार्ज होता हुआ ये कनेक्शन फिर डीवी के माध्यम से कहाँ जाएगा? जब भी इसमें 5 केजी का प्रेशर यहाँ इसमें आ गया और सारे सिस्टम को चार्ज कर गया, सीआर 5 केजी, एआर 5 केजी, बीपी में जैसे ही इस बीपी के ब्रांच पाइप में मेन पाइपलाइन से कनेक्शन रिड्यूस होगा तो फौरन इस डीवी में लगा होलोस्टेम डायाफ्राम, होलोस्टेम जो डायाफ्राम ये ऊपर उठ के एआर का कनेक्शन ब्रांच पाइप के माध्यम से, ये देखिए सादा सीधे ब्रेक सिलेंडर में जा रहा है। यहाँ से कहाँ जाएगा? ये देख रहे हो, इस वाले पाइप से पाइप उठा हुआ है और इस पाइप के माध्यम से ये ट्रॉली के दोनों ब्रेक सिलेंडर में जाएगा। कितना जाएगा वो आपने बता दिया है। 7 स्टेप में अधिकतम 3.8 केजी पर सेंटीमीटर का प्रेशर जाएगा। तो अब आपने भौतिक रूप से कोच या वैगन में लगने वाले डीवी, उसकी सब असेंबली, चारों सब असेंबली और किस प्रकार उसके कनेक्शन है, एआर किस प्रकार दोनों तरफ से चार्ज हो रहा है, ये समझा। अब आप आइए इस डीवी के कार्य हैं। डीवी क्या करता है एयर ब्रेक सिस्टम में, क्यों हट कहा जा रहा है? बल्कि यूं शब्दों में कहें कि एयर ब्रेक सिस्टम में डीवी क्या नहीं करता। जिस प्रकार हट के बिना कोई भी शरीर निष्प्राण है, यदि डीवी ना हो तो फिर इसके एयर ब्रेक की कल्पना आप नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हृदय कहा गया है। अब आप आइए एक एक करके डीवी के जो 15-16 महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसको हम एक क्रमबद्ध ढंग से पढ़ेंगे। उसके अब इस अध्याय में डीवी, इसका परिचय, इसके प्रकार, कितने प्रकार के डीवी हम कोचिंग और फ्रेट स्ट्रोक में भारतीय रेल में प्रयोग कर रहे हैं, उसके पार्ट क्या है और इसके प्रमुख कार्य, जो आज का अध्याय है डीवी के कार्यों की तरफ हम आपको अध्ययन कराने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, डीवी यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, पहले भी हमने बताया हार्ट ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम। जिस प्रकार मानव का हृदय अनवरत जीवन भर धड़कता रहता है, इसके वाल्व अशुद्ध रक्त को लाते हैं और शुद्ध करके शरीर के पूरे भाग को भेजते हैं, ठीक है ना। तो वाल्व के माध्यम से उसके खोलने और बंद करने से रक्त का आना और जाना संभव होता है। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के माध्यम से हम ब्रेक प्रेशर के कंप्रेस्ड एयर, जो कंप्रेस्ड एयर कहाँ से आएगी, जो लोको और वॉशिंग लाइन और यार्ड में कंप्रेसर के माध्यम से आती है। बीपी में 5 केजी की, तो ये 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की हवा को ग्रहण करता है ब्रांच पाइप के माध्यम से, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का ही मतलब है उसको एआर, सीआर और अलग अलग ऑपरेशन में फिर ब्रेक सिलेंडर तक पहुंचाने में और वहां से रिलीज करने में मदद। तो ये हार्ट ऑफ द ब्रेक। अब इसके वास्तविक कनेक्शन क्या है, पहले आप कनेक्शन देखें। जैसे मैंने बताया था कि ये कॉमन पाइप ब्रैकेट है जो कहाँ लगा होगा, ये कोच और वैगन के अंडर फ्रेम में, ये कॉमन रहता है सबके लिए। और इसमें जो बीपी ब्रेक पाइप का जो 20 mm की ब्रांच पाइप, जो मुख्य पाइप है 25 mm और 32 mm के कोचिंग और फेट के अलग अलग, ये इससे कॉमन पाइप ब्रैकेट से जुड़ा होकर, और ये विभिन्न तरह के डीवी एक कॉमन पाइप ब्रैकेट में इंटरमीडिएट के माध्यम से ये बीपी ब्रांच पाइपलाइन से हमें डीवी को प्रेशर मिलता है। फिर होता क्या है, यही डीवी अपने इंटरनल पार्ट्स के माध्यम से एआर को भी, एआर टैंक जो कोचिंग में 200 लीटर और फ्रेट में
100 लीटर। तो इसको ये 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चाहे सिंगल पाइप हो चाहे ट्विन पाइप हो उससे चार्ज करता है। ठीक है, तो ये 2 कनेक्शन आपने। तीसरा कनेक्शन क्या है? तीसरा कनेक्शन है इस AR की हवा को, जो चाहे BP FP दोनों से बढ़ता है। AR FP 6 kg थे, और इसके इंटरनल पॉइंट के माध्यम से जैसे ही इस BP के ब्रांच पाइपलाइन के माध्यम से BP का प्रेशर कम होता है, तो इसमें एक ऐसी व्यवस्था है, इस AR का कनेक्शन ये ब्रेक सिलेंडर पर पहुंचा देता है। और वो आपको पता है ना कि 7 स्टेप में, यही हम आज बताएंगे, अधिकतम 3। अभी आप यही समझे कि AR का प्रेशर BP प्रेशर के कम होते ही AR का कनेक्शन DC से हो जाता है। ठीक है, और कॉमन पाइप ब्रैकेट DB के इंटरनल पार्ट का एक काम क्या है, जो CR है, कुछ जगह आपके CR कॉमन पाइप ब्रैकेट के साथ होगा, लेकिन वेस्टिंग हाउस के DB में, जो SD टेक्निकल सर्विस वेस्टिंग हाउस इंग्लैंड के DB में, जिसमें कॉमन पाइप ब्रैकेट साथ ही होता है, ये हमेशा 5 kg से चार्ज रहता है। साधारण ब्रेक एप्लीकेशन, रिलीज और रिचार्ज तीनों पोजीशन में CR हमेशा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज रहेगा। ये हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। केवल एक मैनुअल रिलीजिंग में ही, जब इसको आप मैनुअल रिलीजिंग हैंडल को खींचते हैं, तब उस अवस्था में केवल CR का प्रेशर सारा खाली हो जाता है और ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। ये कब पोजीशन आती है आपको बताइए। अब लोको कट के चला जाए, ब्रेक बाइंडिंग में यदि रिलीज नहीं कर पाए, या लोको की पावर चेंज हो, जब लोको की डायरेक्शन चेंज होती है रेक में, चाहे वो कोचिंग हो फ्रेट हो, सारे कोच या वैगन को आपको मैनुअल रिलीज करना। तो ये पाइपलाइन कनेक्शन आपने मोटे मोटे इसके हिसाब से देख लिए। एक और ध्यान देने की बात मैंने फिर बताई, ये 3 पाइप कनेक्शन जो कॉमन पाइप ब्रैकेट में है, DB बदलने के समय खोलने नहीं पड़ते। केवल एक 4 बोल्ट से इंटरमीडिएट पीस खोला और नया DB आके इन्हीं 4 बोल्ट और इंटरमीडिएट पीस के साथ बड़ी आसानी से, बड़े ही कम समय में और बड़ी सरलता से लग जाता। तो ये आपको मैंने वास्तविक कनेक्शन दिखाए। अब आपको पहले तो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व तथा अन्य असेंबली। 2 चीज समझिएगा। अन्य असेंबली जो सहायक असेंबली है, जैसे आपकी किसी मशीन में एसेसरीज और स्पेयर पार्ट में फर्क होता है। एसेसरीज वो होती हैं जिनके बिना मशीन नहीं चल सकती। ठीक है, यदि किसी भी मशीन का ऐसा पार्ट जो इसके बिना वो काम नहीं कर पाए, तो वो इसकी एसेसरीज या असेंबली। और स्पेयर पार्ट कौन सा है, वो अभी बाद में चलेगा, जब खराब होगा तब चेंज होगा। मोटा मोटा तो आप जानते हैं, एज ए रेलवे मैन सब व्यक्ति जानते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में क्या मुख्य असेंबलियां हैं, पहले तो आप समझे। पहले तो होती है वाल्व बॉडी, तो सब होती है। MS की वाल्व बॉडी होती है। कॉमन पाइप ब्रैकेट जो मैंने दिखाया था, ये कॉमन पाइप ब्रैकेट है, ये इसकी सब असेंबली है। कहाँ लगाओगे DB को? नहीं तो यदि ये नहीं होगा तो कहाँ लगेगा? तो इसके बिना कार्य से हो ही नहीं सकता। ये उसकी बॉडी है, ये वाली चीज इसकी बॉडी है MS की। और तीसरी चीज क्या है, कंट्रोल रिजर्वायर क्या है, मैंने बताया था ना, कंट्रोल रिजर्वायर है। और किसी अवस्था में ये कॉमन पाइप ब्रैकेट के साथ भी लगा रहता है। इसमें 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मैंने बताया। और ब्रेक सिलेंडर क्या है, ये फाइनली DB का ब्रेक एप्लीकेशन या रिलीजिंग के समय जो फाइनली रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट कहाँ आएगा, या तो पिस्टन प्रेशर से खुलेगा और ब्रेक एप्लीकेशन होंगे। तो ये ब्रेक सिलेंडर इसका प्रमुख पार्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा दिखाने का प्रयास किया। बॉडी, इंटरमीडिएट पीस, ये CR असेंबली, अरे कॉमन पाइप ब्रैकेट। ये उन असेंबली को मैंने थोड़ा और बताने की प्रयास किया। वाल्व बॉडी क्या होती है, जिसमें सभी घटक उसके लगे हुए होते हैं। हमारे शरीर के सारे घटक हमारे शरीर के साथ है ना। तो ये जैसे फ्रिज में कंप्रेसर अंदर होता है, विभिन्न तरह की रिलेज होती है, तो इसी प्रकार ये वाल्व बॉडी है जो सब चीज को
एक ढांचा है, उसको लेके रखती है। ब्रेक पाइप कनेक्शन वो आपने हरे वाले देख लिए। कंट्रोल रिजर्वायर मैंने बता दिया, ब्रेक सिलेंडर फायर लिवर। अब आप मोटा मोटा वर्गीकरण भी समझ लें। कार्य के आधार पर भारतीय रेल में कोचिंग में सदैव सिंगल स्टेज डीबी और बीएलसी जिसमें एलएसडी लोड सेंसिंग डिवाइस है, हमेशा डबल स्टेज डीबी होती है। तो ये मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया था ना, डीबी एक परिचय भाग 1 में आप इसको देखेंगे तो आपको सब कुछ बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये मैं केवल आपको एक संक्षिप्त सारांश बता रहा हूं ताकि कार्य आप समझ जाएं। ठीक है, सिंगल स्टेज कोचिंग या उन वैगनों में जो कन्वेंशनल हो और जिसमें एपीएम लगा है। अब पहले तो वर्गीकरण का, अब बनावट के आधार पर तो सिंगल स्टेज डीबी कहाँ है, सिंगल और ट्विन स्टेज डीबी दोनों KEO2 ये कोचिंग और फ्रेट स्टॉक, जिसमें O2 है, 2 है मतलब 2 मैंने डबल, 2 गुना। तो जिसमें भी 2 गुना आप समझ जाइए, ये फ्रेट स्टॉक का 2 स्टेज डीबी है। और सिंगल स्टेज चाहे कोचिंग हो चाहे वह फ्रेट हो, उसमें O1 जो कुछ नहीं तो 1 समझिए आप, 2 है तो 2 स्टेज। P4AG ये केवल ओनली कोचिंग स्टॉक में लगता है, जो मैंने भी आपको दिखाया था। ये वेस्टिंग हाउस या एचडी टेक्निकल सर्विसेज का डीबी है। ये अब कम है लेकिन अभी है। यहाँ भी इसका मैन्युफैक्चर देख लीजिए, C3W सिंगल स्टेज कोचिंग और कॉन्वेंशनल वैगन के, और एलएसडी वाले बीएलसी में C3W2 डिस्ट्रीब्यूटर वाल, ग्रेसिम, फेबले, स्ट्रॉन इंडिया और ग्रेसिम इंटरनेशनल, इतनी कंपनियां बनाती हैं। अभी कुछ और भी आगे केयू टाइप, के से मतलब नोर, और ये स्कॉट का एक कोलैबोरेशन है। ये सिंगल स्टेज है, ये डबल स्टेज है। ये कौन स्कॉट नोर बनाती है। और PO4 जो मैंने बताया, इसमें लिखा है स्कॉट वगैरह, लेकिन ये डीबी आपके वेस्टिंग हाउस इंग्लैंड के डीबी है। और बनावट के आधार पर जैसे बताया केयू टाइप का ये चकोर डीबी है। दूर से भी आपको पहचान लिया जाए, जैसे हम दूर से किसी आदमी का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि वो लंबा है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है या काला है या मोटा है, इसी प्रकार आप देख के बता सकते हैं कि चकोर डीबी तो आप समझ जाएंगे स्कॉट नोर के हैं। और ये जो ढोलक की आकृति का है जिसमें CR साथ में लगा है, तो आप दूर से समझ जाएंगे ये वेस्टिंग हाउस के डीबी है, इस एचडी टेक्निकल सर्विस के डीबी है। LHB कोच में डीबी के साथ एक और विशेषता, डीबी विद वेरिएबल प्रेशर रेगुलेटर। ये क्या है, ये व्यवस्था हमारे लिए इन कोचों को अन्य कोच, कभी आईसीएफ वगैरह के कोचों के एयर ब्रेक के साथ हमें लगाना पड़ जाए तो इसके 3.0 kg/cm² से इसका प्रेशर हम 3.8 kg/cm² इसमें लगे हुए एक स्विच से, एक रोटरी स्विच है, उसके माध्यम से बड़े आसानी से इसको प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हैं। रेगुलेटर जिस प्रकार काम करता है तो इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये अन्य डीबीओं में नहीं है। और अब आप थ्रेड के लिए आप डबल स्टेज डीबी के विषय में आप चित्र सही समझे, थोड़ा बड़े हैं, ट्रांसफार्मर साथ है, पहले की व्यवस्था। और अब आप आइए, अब आप समझे कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के सब असेंबली तो आपने पीछे पढ़ ली, कॉमन पाइप ब्रैकेट, AR चार्जिंग का कनेक्शन, इंटरमीडिएट पीस जो आपको दिखाई दे रहे हैं और जिनके बिना काम नहीं हो सकता, हर चार्जर हैंडल वगैरह। अब डीबी के इंटरनल पार्ट क्या है, यदि आप डीबी का एक क्रॉस सेक्शन करें इस प्रकार, जिस होलोस्टन डायाफ्राम के इस प्रकार एक कट सेक्शन या क्रॉस सेक्शन करें तो इसमें कौन कौन से मुख्य पार्ट है। तो नोर स्कॉट के डीबी के मुख्य पार्ट्स क्या है, एक 3 प्रेशर वाल्व, रबर डायाफ्राम, होल्डर स्टैम्प डायाफ्राम, A कंट्रोलर, U कंट्रोलर, 8 चार्जर, मिनिमम प्रेशर लिमिटर, मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर, क्विक रिलीज वाल्व, प्रेशर रिले वाल्व, चॉक कवर, ये 10 पार्ट।
KO टाइप के डीबी के साथ है। ये आप देख रहे हैं ना, मैं A कंट्रोलर, U कंट्रोलर, प्रेशर लिफ्टर, ये सब आप डीबी का इंटरनल हिस्सा समझे। ब्रेक सिलेंडर, AR और जो CR का जो प्रेशर है, ये सब जो CR आपको दिखाई दे रहा है, ये वो भौतिक रूप से आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है, पूरा डीबी का आंतरिक पोर्शन, ये इसके मुख्य पार्ट्स हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, अब आप कहेंगे ये C3W का ये पार्ट अलग क्यों है, ये पार्ट अलग क्यों है, तो इस विषय में मैं बता दूं, प्रत्येक में डीबी के कार्य के सिद्धांत, चार्जिंग, एप्लीकेशन, रिलीजिंग और मैनुअल रिलीजिंग, ये सब ऑडियो से के दिशानुसार सबको पालन करने पड़ते हैं। थोड़ा मेक के अनुसार कुछ पार्ट्स अलग हो सकते हैं। ये C3W के मुख्य पार्ट्स इस प्रकार है, ठीक है। तो ये जो C3W के पार्ट्स और स्कॉट नॉट के पार्ट आप इस चित्र से समझ जाए, समझ रहे हैं आप, ये सब है भौतिक ज्ञान। अब आप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के जो मैंने A कंट्रोलर, U कंट्रोलर, R चार्जर ये दिखाए हैं आपको, तो ये क्या काम करते हैं? मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर, 3 प्रेशर वाल्व और डायाफ्राम, क्विक रिलीज वाल्व क्या कार्य करते हैं, इसके विषय में भी हम पहले जानेंगे, तभी आप इसकी कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। दूसरे, A कंट्रोलर की जो संरचना है डीबी के आंतरिक, ये क्या करती है, यह कंट्रोल रिजर्वायर को, ये कंट्रोलर क्या करता है, CR को 5 kg से चार्ज करता है, तो बीपी की क्रॉस में प्रेशर मिलता है, ठीक है ना। और जब भी बीपी का प्रेशर कम हो जाए तो ये कनेक्शन इसको बीपी से अलग कर देता है। जब ब्रेक प्रेशर कम होता है बीपी का, और जब बीपी का प्रेशर बहुत कम दर से किया जाता है तो ये CR को बीपी से जोड़ देता है। ये कौन सा टेस्ट है, इनसेंसिटिव टेस्ट। इनसेंसिटिव टेस्ट क्या है कि जब 0.4 से नीचे, मतलब 0.3 kg/cm² को आप 60 सेकंड में गिराएं, समय का बड़ा महत्व है, तो ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ये थोड़ी ना हर बार छोटी मोटी ब्रेक के डिग्रीजन से फौरन ब्रेक लग जाए तो तुम सिस्टम नहीं चला पाएंगे। तो एक कंट्रोलर महत्वपूर्ण काम करता है। एक सीमा से कम और बहुत लंबे समय में प्रेशर ब्रेक नहीं लगाएगा। CR को चार्ज, R चार्जर क्या करता है, R चार्जर AR को BP के द्वारा, ये मैंने बताया था कि R चार्जर क्या करता है कि BP का जो DB को, कॉमन पाइप ब्रैकेट को 20 mm के ब्रांच पाइप से BP प्रेशर को के माध्यम से AR को 5 kg से चार्ज करता है। ध्यान रखिए, चाहे सिंगल पाइप हो चाहे ट्विन पाइप हो, DB सदैव AR को 5 kg से चार्ज करता है R चार्जर के थ्रू, ताकि सिंगल पाइप में ब्रेक एप्लीकेशन किया जा सकता है। अब U कंट्रोलर क्या करता है कि जब BP का प्रेशर थोड़ा 0.4 kg/cm² या से अधिक गिरा देता है तो ब्रेक एप्लीकेशन को क्विक ब्रेक एप्लीकेशन कराता है। ये डीबी का क्रॉस सेक्शन मैंने बताया था, बहुत सारी चीजें, होलोस्टेम डायाफ्राम आपको दिख रहा है, बाकी इसकी सारी आंतरिक संरचना पोर्ट्स हैं जो A कंट्रोलर, U कंट्रोलर, आप चार्जर, इन सब चीज का आपको एक कॉम्बिनेशन बताता है, असेंबली ऑफ दिस पार्ट और डीबी। अब आप चलिए मैंने और डीबी को जहाँ से 4 बोर्ड से कॉमन पाइप ब्रैकेट से या अपने पैनल में LHB में अपने पैनल से ICM और ग्रेट स्ट्रोक में यह इन 4 बोर्डों के माध्यम से कॉमन पाइप ब्रैकेट में लगाया जाता है। इसका रबर डायफ्राम, ये डिफरेंट पोर्ट हैं जो A कंट्रोलर, U कंट्रोलर, R चार्जर के माध्यम से प्रेशर को अन्य पार्ट्स में CR, AR या AR का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से कराते हैं। तो इस प्रकार आपने इसके बाह्य पार्ट, सब असेंबली जिसके बिना एक काम नहीं कर सकता, और इंटरनल असेंबली जो 10 हिस्से मैंने बताए थे डीबी के, जो KO में इस प्रकार और C3W में इस प्रकार होते हैं। अब आप जानिए
इतनी सब चीजों को समझने के बाद, सारे कार्य की, इसकी बनावट, इसकी कार्य पद्धति, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपने समझा। अब आप जानिए टीवी के प्रमुख कार्य क्या है। टीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के प्रमुख कार्य भारतीय रेल के ग्रेजुएट रिलीफ एयर ब्रेक सिस्टम में इस प्रकार है। साधारण रनिंग दशा, जब गाड़ी चल रही हो, ट्रेन रेल चल रहा हो, फ्रेट कोचिंग कोई भी, तो ये क्या कार्य करता है, प्रेशर से चार्ज करता है किसको, एआर व सीआर को 5 केजी से बीपी 5 के, देखिए मैंने चित्र से बनाने का प्रयास किया, बीपी 5 केजी का डीबी को मिला। एक स्केच डायग्राम है, इसमें सब चीज आप नहीं देख पाएंगे लेकिन पता लग जाएगा। तो बीपी का जो मैंने बताया था इंटरनल, जो कौन सा कंट्रोलर है, आर चार्जर के द्वारा आप इसके एआर को 5 केजी से, सीआर को 5 केजी से एक कंट्रोलर द्वारा, और इस अवस्था में ब्रेक सिलेंडर में कोई प्रेशर नहीं होता। यदि होगा तो यहाँ से रिलीज होकर वापिस आकर टीवी में एक एग्जॉस्ट पॉट होता है, यहाँ से निकलकर वायुमंडल को चला जाता है। तो इस प्रकार बीसी में प्रेशर लॉक नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एक रनिंग अवस्था में काम है। ट्रेन चल रही है, ब्रेक चल रहा है, एआर भी 5 केजी है, सीआर 5 केजी से कांस्टेंट चार्ज। तो दो महत्वपूर्ण कार्य पहले ये। चार्जिंग एक बार दिखा दूं, मैं हर चीज को आपको ज्यादा से ज्यादा चित्रों के माध्यम से बताऊंगा। देखिए ये चार्जिंग में बीपी यहां से होता हुआ डट कलेक्टर आइसोलेटिंग बॉक्स से होता हुआ सीधा टीवी को आया। ये सीआर चार्ज ए कंट्रोलर से, यू कंट्रोलर से एआर चार्ज 5 केजी से, ठीक है। और इधर से पिन पाइप में देखो एफपी सफेद होता है ना, तो ये एफपी एआर हमेशा सिंगल पाइप से 5 केजी और एफपी से 6 केजी % का चार्ज होता है, और जो ज्यादा प्रेशर होता है वही हमें एक पे दिखाई देता है। इस समय चार्जिंग अवस्था में ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 0 कैसे पता लगेगा? अरे ब्रेक तो रिलीज है, ब्रेक ब्लॉक और इसके भी क्लियरेंस है, तो ये चार्जिंग है। इसमें ये समझिए कि ये टीवी की व्यवस्था है। टीवी का जैसे ही ब्रेक टाइप से चार्ज होता है तो इसके आर चार्जर से ये एआर को चार्ज कर देता है, और इसके एक कंट्रोलर से इसका सीआर चार्ज होता है, ये एग्जॉस्ट खुला रहता है, और तीसरा होलोस्टेन डायाफ्राम इसमें आराम से बैठा हुआ है। देखिए ना, इस टाइम सब चीजें संतुलित है। इस अवस्था में एक कंट्रोलर द्वारा सीआर को 5 केजी से चार्ज किया, ये चित्र के माध्यम से। तीसरा बात, 3 डायाफ्राम मैंने डायाग्राम आपको इसलिए दिखा दिए कि चार्जिंग अवस्था में क्या होगा, ठीक है। और ब्रेक सिलेंडर देखिए, एक और चीज है देखने के लिए, ब्रेक सिलेंडर स्टेप्स की इस अवस्था में कोई प्रेशर इसमें अभी नहीं है, जो एआर का प्रेशर है इसमें नहीं है, ब्रेक अपना रिलीज है, फोटो में भी और इधर भी ब्रेक। अब आप आइए टीवी का तीसरा चौथा महत्वपूर्ण कार्य एप्लीकेशन के समय है कि जब भी ब्रेक बीपी में प्रेशर कम हो जाए, ये प्रेशर कम देखो कम हरा हो गया ना, तो कम हो जाए तो फौरन ये टीवी क्या करता है, एआर का संबंध बीसी से कर देता है, और स्टेप 3.8 केजी का मैक्सिमम प्रेशर बीसी में चला जाता है। सीआर कांस्टेंट 5 केजी से है, और ये कोचिंग में 3 से 5 सेकंड में ब्रेक एप्लीकेशन होते हैं, और फ्रेट पे 18 से 30 सेकंड में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, बीसी का प्रेशर कम हो रहा है, ये 5 केजी ज्यादा आ रहा है। एप्लीकेशन देखिए, ब्रेक लग चुके हैं, ये देखिए एक बहुत सुंदर डायग्राम है। एआर का कनेक्शन सीधा बीसी से हो गया है, और ब्रेक एप्लीकेशन हो चुके हैं। देखो ब्रेक नॉब बिल्कुल व्हील से सट गया है, कृत्रिम प्रतिरोध पैदा कर रहा है, सारे ठीक है। इस अवस्था में आप देख पाएंगे कि 1 से 1.5 केजी का % का ब्रेक बीपी का रिडक्शन
फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन देता है। इसको इस चित्र से कैसे समझेंगे आप? इस चित्र से समझिए कि जैसे ही ये बीपी का प्रेशर कम हुआ, सीआर कांस्टेंट रहा, और ये इसका जो एआर का जो प्रेशर कम, सीआर का प्रेशर कम कांस्टेंट रहा, और जैसे ही थ्री प्रेशर वाल्व में प्रेशर डिस्टर्ब हुआ, होलोस्टर्म डायाफ्राम उठ गया और एआर का कनेक्शन सीधा सा ब्रेक सिलेंडर से हो गया। और ये ब्रेक सिलेंडर जो यहाँ था चार्जिंग में, अब ये एप्लीकेशन में वहां पहुंच गया है, और ये ब्रेक सिलेंडर के माध्यम से पूरे ब्रेक में ब्रेक के साथ ब्रेक लॉक व्हील को पकड़ लिया। ये कृत्रिम रेजिस्टेंस पैदा करके बड़ा सुंदर डायग्राम एआर का कनेक्शन देख रहे हैं। एक कंट्रोल यू कंट्रोलर, एक कंट्रोल मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर लिमिटर का क्या काम है कि एक मिनिमम ब्रेक प्रेशर गिरने पर 0.4 kg/m² पर ये ब्रेक को एप्लीकेशन करने का कार्य प्राप्त करेगा, और मैक्सिमम का मतलब है 3.8 kg/m² से ज्यादा का प्रेशर इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो ग्रेजुएटेड ब्रेक एप्लीकेशन और डीबी का एक प्रमुख कार्य क्या है? जैसे ही बीपी का, आप देखिए उस समय क्या था, ये कम हरा था बीपी का, अब रिलीज कैसे होगा? बीपी का प्रेशर धीरे धीरे जब आप बढ़ाकर 5 kg कर देंगे तो सबसे पहले डीबी एआर का कनेक्शन बीसी से बंद कर देगा। सीआर पहले ही 5 kg से चार्ज था, जैसे ही ये पूर्ण हुआ बीसी का प्रेशर जाना बंद हो गया, लेकिन जो बीसी का प्रेशर था वो कहाँ जाएगा? बीसी एयर एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर, यहाँ से एक एग्जॉस्ट पॉइंट होता है डीबी में। मैंने चित्र से बताने की कोशिश की है, ये वायुमंडल में चला जाएगा। बीसी का जो प्रेशर, समझे ना कि एआर तो बंद हो गया, लेकिन बीसी में जो गया प्रेशर था वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, और इसकी स्प्रिंग वापिस इसको भेज देगी और ब्रेक रिलीज हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ब्रेक रिलीज हो गए, ये बीपी 5 kg बन गया। यहाँ से देखिए ये इसका कनेक्शन बंद हो गया, इसने बंद कर दिया कनेक्शन एआर का, और ये जो हवा थी ब्रेक सिलेंडर की ये यहाँ से निकल गई, वापिस पिस्टन बॉटम की तरफ एक साइड में आ गया, और ये सारा एग्जॉस्ट हो गया प्रेशर। चित्रों से बड़े सुंदर आप समझ पाएंगे। देखिए ना, ये यहाँ पे पहुंच गया। एप्लीकेशन हमने क्या दिखाया था, ये देखिए यहाँ तक था, ये पूरा इसने इसको ढकेल दिया था, यहाँ पहुंच गया, और रिलीज में वापस यहीं पे लौट आया। तो आप चित्रों से भी सम्मान को लगा पाएंगे, और यही चीज मैंने इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की कि जैसे ही प्रेशर बढ़ा बीपी का, ये इसको कॉम्बिनेशन, ये 3 प्रेशर वाल्व अपने बैलेंस में आ गया, होलोस्टर्म डायाफ्राम नीचे बैठ गया, ये कनेक्शन बंद हो गए। देखिए ना, नीचे बैठने का कनेक्शन बंद हो गए, और ये पिस्टन भी अपने इस तरफ वापस लौट आया। और क्या हुआ, इसका एग्जॉशन कहाँ हुआ? डीबी के एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से ये निकल। तो मुझे उम्मीद है इन 3 चित्रों में आप इसको भली भांति समझ रहे होंगे। छठा प्रमुख क्या? ग्रेजुएटेड एप्लीकेशन एंड रिलीज। हमारे एयरबेस का नाम है चरणबद्ध। जैसे कोई चीज क्रिया का, किसी भी प्रक्रिया के चरण होते हैं कि जब 0.5 kg 4.8 0.2 का प्रेशर गिरेगा तो 0.5 kg ये 0.4 kg/m² का प्रेशर जैसे ही गिरेगा, ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और 3.6 होते ही 3.5 का प्रेशर इसमें हो जाता है। ठीक है, 3.5 3.8, ये एलएसबी में तो 3 होता, तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेप में ब्रेक लग रहे हैं, और ऐसे इस प्रकार ये रिलीज हो रहे हैं। ये भी डीबी का काम है कि एक चरणबद्ध योजनाबद्ध तरीके से बीपी का प्रेशर कम और ज्यादा करा। और 7वां महत्वपूर्ण कार्य ब्रेक सिलेंडर में मैंने बताया था, मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर क्या करता है? प्रेशर आप चाहे इमरजेंसी लगा दीजिए, बीपी का प्रेशर 0 कर दीजिए, लेकिन बीसी में प्रेशर हमेशा
3.4 से ज्यादा नहीं, 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.1 kg इसका जो टॉलरेंस है, ये 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.1 kg या LHP के केस में 3 और साधारण केस में 3.8 मैक्सिमम, ठीक है ना। और ये समय भी है, रिलीजिंग का भी एक समय है कि 3 जब रिलीज होगा तो 15 से 20 सेकंड में और 45 से 60 सेकंड में ये रिलीज करेगा। कहाँ? वैगन में। यदि इस समय के अंदर ब्रेक रिलीज नहीं होते तो डीबी खराब है। अधिकतर ब्रेक बाइंडिंग के केस में कोचिंग या वैगन में डीबी का रिलीजिंग टाइम काफी ज्यादा होता है। तो ये नेचुरली है कि सारे डीबी तो आपको 15 से 20 में कर रहे हैं या वैगन में 45 से 60 में कर रहे हैं। यदि एक कोच 50 सेकंड में रिलीज होगा तो फ्लैटनेस और ब्रेक बाइंडिंग का कारण बनेगा। तो डीबी को जब हम टेस्ट करेंगे, अगली जो हमारा अध्याय है उसमें यही चीज होनी चाहिए कि एप्लीकेशन टाइम 3 से 5 तो रिलीजिंग का टाइम 15 से 20 ही होना चाहिए। ये इसका विशिष्ट पैरामीटर है। दूसरा बड़ी बात है, यू कंट्रोल एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जब बीपी का प्रेशर अब नवा और एक और महत्वपूर्ण कार्य डीबी का, और क्या महत्वपूर्ण कार्य है? अब तक आप समझ गए ना कि डीबी कितने काम करता है, जो हम सोच भी नहीं रहे हैं। जब तक हम नहीं जान रहे हैं तो हमें क्या पता कितने काम कर रहा है। अब आप समझे, डीबी का एक नवा और महत्वपूर्ण कार्य है, जब बीपी का प्रेशर हम कम करते हैं ब्रेक एप्लीकेशन के लिए, तो ये इसका यू कंट्रोलर थोड़े से प्रेशर में 0.4 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर और ज्यादा गिरा देता है। क्यों? ताकि ब्रेक जल्दी से लगे, ब्रेक एप्लीकेशन का समय कम किया जा सके, ताकि ट्रेन को हम सुरक्षित रूप से कम समय और एक निश्चित दूरी पर रोक सके, ठीक है ना। तो ऐड करता है अपनी तरफ से यू कंट्रोलर बीपी की गिरावट को। दूसरी बड़ी बात कि जब ब्रेक रिलीज करते समय बीपी का प्रेशर यदि हम एकदम बढ़ाते हैं तो इस संभावना होती है कि कंट्रोल रिजर्वायर जो हमारा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमेशा स्थिर रहता है, जब भी हम लोग को आरटीआर से करते तो सीआर हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैनुअली रिलीजिंग के अलावा। तो ऐसा ना हो कि जब हम जल्दी से बीपी प्रेशर बढ़ाए तो ये सीआर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऐड हो जाए, ज्यादा हो जाए और ये ब्रेक बाइंडिंग का पूरे रेक का बड़ा कारण बन जाए। इसीलिए जब भी ट्रेन लोको चेंज हो, लोको की डायरेक्शन चेंज हो, तो पूरे रेक को हम रिलीज करते हैं कि सीआर ओवरचार्ज ना हो जाए। 11वां कार्य, बीसी के प्रेशर को जब भी क्या करता है, बीपी का जितना प्रेशर स्टेप में गिराते हैं उसका 2.5 गुना प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को देता है, लेकिन अधिकतम 3.8 kg आईसीएफ में या फ्रेट में और एलएचबी में 3 kg। ये भी कितने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि बहुत तेजी से आप कम समय में मैक्सिमम ब्रेक फोर्स ब्रेक सिलेंडर को दें। डीबी का 12वां महत्वपूर्ण कार्य है सेंसिटिविटी। कम समय में कम से कम प्रेशर से ब्रेक एप्लीकेशन होते हैं तो 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर को यदि हम 6 सेकंड में गिरा दें, जल्दी गिरा दें, तो ब्रेक एप्लीकेशन होना चाहिए। सेंसिटिव, कम से कम समय में अधिकतम सुग्राह्यता, मतलब ब्रेक एप्लीकेशन। इनसेंसिटिविटी क्या है कि पूरे रेक में इतने डीबी हैं, वो एक निश्चित समय में निश्चित ब्रेक पावर रिडक्शन पे ही काम करे। तो ये है कि यदि 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 60 सेकंड में धीमे धीमे गिर रहा है, तो ये डीबी सेंस ना करे, इसके प्रति असंवेदनशील हो जाए और ब्रेक एप्लीकेशन ना हो। मतलब बहुत छोटी गिरावट पे लंबे समय में ऐसा ना अचानक लग जाए, तो ये भी डीबी का एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है, तभी तो जर्नी सुगम होगी। अब ब्रेक बाइंडिंग के माध्यम से ये मैनुअली करने के बाद इसको हम 8 चार्जर हैंडल के को उठाकर इसको हम आइसोलेट करके यात्रा को पूरी कर सकते हैं। क्यों करेंगे?
अरे भाई ब्रेक बाइंडिंग हो जाए, रास्ते में हम रिपेयर ना कर पाए तो पहले रिलीज करो, सीआर खाली करो, एआर खाली करो, टीवी का आइसोलेटिंग हैंडल उठाओ और आगे की यात्रा प्रारंभ करो। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, ब्रेक पावर चेंज हो जाएगी। ये मैं दिखा रहा हूं कि इसमें क्या है कि मैनुअल रिलीज में ये एक हैंडल है, इसमें जैसे ही आपको कुछ समय सेकंड में तब तक खींचना है जब तक इसमें एक आवाज और उसके बाद दूसरी 2 आवाजें आएंगी, और उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे। उतने ही समय में ये किस प्रकार रिलीज होगा, ये ब्रेक सिलेंडर का सीआर इस अवस्था में देगा ना, जो हरा वाला सीआर था, जो सीआर था इसमें सीआर प्रेशर ये बड़ा हरा वाला, ये इससे होता हुआ इससे खींचेंगे तो इसके माध्यम से एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट हमेशा डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट से हो जाएगा, और जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा तो डीवी रिलीज हो जाए, डीवी ब्रेक को रिलीज कर देगा, ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। तो मैनुअल रिलीज का काम भी डीवी का बहुत महत्वपूर्ण काम है। रोज ही हम इसको करते हैं जब 4 को 6 वैगन ब्रेकिंग अवस्था में होते हैं, ताकि वो रोल डाउन ना हो जाए, तो हम मैनुअली इसको रिलीज करते हैं, ठीक है, या पावर चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो। अब इसका अंतिम एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है कि इंटरचेंजेबिलिटी किसमें है। मतलब इंटरचेंजेबिलिटी, आप अपनी बाइक को लेके गए, कार को लेके गए, उन्होंने ऑटोमोबाइल शॉप वाले ने आपका कार का नंबर देखा, सॉरी कार के टायर का नंबर देखा, आप टायर चेंज कराने गए, उसने नंबर देखा, आपसे कार का मॉडल नहीं पूछता, नंबर देख के आपको चेंज कर, ये होती है इंटरचेंजेबिलिटी किसी भी ओईएम का, ठीक है ना, किसी भी ओईएम का सामान। तो आईसीएफ के कोच में कोई भी सभी ओईएम के डीवी कॉमन पाइप ब्रैकेट जिसका नाम है, उस पर इंटरमीडिएट पीच के माध्यम से सफलतापूर्वक लगा सकते हैं। आईसीएफ में इंटरचेंजेबिलिटी है विद इंटरमीडिएट पीच, ठीक है। और फ्रेट स्ट्रोक में भी जो साइज है 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच के ब्रेक सेंटर के साथ आप सिंगल स्टेज डीवी के साथ, सिंगल स्टेज डीवी और बीएलसी वगैरह जिसमें डबल स्टेज डीवी होता है, यदि उनके ब्रेक सिलेंडर प्रेशर का साइज सेम है, क्योंकि उस डीवी के चौका साइज अलग होगा रिलीजिंग एप्लीकेशन वाला, तो इसलिए एक ही साइज के एक ही प्रकार सिंगल स्टेज के डीवी को और डबल स्टेज के डीवी को आप इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। लेकिन एलएचबी में क्योंकि प्रत्येक ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, चाहे स्कॉट का हो, चाहे नोर का हो, चाहे फेवले का हो, उन्होंने अपने अपने पैनल बनाए हैं, तो इसमें उसी ओईएम का डीवी उस पैनल में लगेगा, क्योंकि उसकी फिटिंग में ही आपको समस्या आ जाएगी, और किसी कारण आप लगाने लगे तो वो बिल्कुल भी इंटरचेंजेबल नहीं होंगे। यदि आपको ये अनुमति है ही नहीं रेलवे बोर्ड द्वारा, कैमटेक द्वारा, एलएचबी के डीवी आप इंटरचेंज नहीं करेंगे विशिष्ट ओईएम का। तो अब मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आरडीएसओ, कैमटेक और रेलवे बोर्ड के जो माध्यम से गाइडलाइन है, मैंने आपको डीवी का विस्तार से बनावट और कार्यविधि बताने का प्रयास किया, जो कि आपके प्रतिदिन के स्कॉटिंग के ट्रबल शूटिंग में बहुत काम आएगी। धन्यवाद।